नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से जो शासक और व्यापारी वर्ग के बारे में और राज्य और उसके चरमोत्कर्ष के बारे में, पतन और साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर राज्य और राय और न्याय की जो स्थान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो माना गया था। इसी के अंतर्गत आज हमारा जो विजयनगर उसकी राजधानी के संबंध में बताया गया है। तो अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह एक भौतिक स्वरूप और उसकी स्थापत्य शैली से विपूत थी। जिस तरीके से हम नक्शे के बारे में हम आपका ये जो बताया गया इसके वर्णन के बारे में, तो इसके अलग अलग स्थानों और माध्यम के द्वारा जो विस्थापित रूप है वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो संबंध है, रिलेशन है, वो देखा जा सकता है। जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है हमारा जल संपदा। विजयनगर की भौतिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा या निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। जिस तरीके से जो तुंगभद्रा नदी के बारे में, उसके जल भंडारण के बारे में, जो यह निर्मित एक प्राकृतिक कुंड से संबंधित जो तथ्य उनके बारे में बताया गया है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती, आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों करधनी का निर्माण प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं नदी में मिलती हैं। तो काफ़ी जो अलग अलग धाराओं से प्रभावित होने के बाद उसका निर्माण कार्य जो शैली है वो काफ़ी जो महत्वपूर्ण बनाई जा सकती है, जिसके संदर्भ में अलग अलग पहाड़ियों से जो जलधाराएं एकत्रित होकर वो मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों में हौज बनाए गए हैं। हौज मतलब अलग अलग इसको डिवाइड करने के बाद इसको इकट्ठा है वो किया जा सकता है। चूँकि यह प्रायद्वीपीय के सबसे शोषक क्षेत्रों में से एक है, इसलिए पानी का सिंचन और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। तो सबसे महत्वपूर्ण यह था कि इसको इकट्ठा करने के बाद इसको प्रयोग में किस तरीके से लिया जा सकता है। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कलमपुरम जलाशय कहा जा सकता है। जो जिस शताब्दी और प्रणाली के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है उसका निर्माण 15वीं शताब्दी के अंदर हौज के रूप में, यानी कि हौद या एक ऐसा स्थल जिसके माध्यम के द्वारा जो संचय पानी का किया जा सकता है, उसमें कलपुरम जलाशय का नाम महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों में सिंचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया जाता था। यानी कि इसको अलग अलग डिवाइड करने के बाद, इसको इकट्ठा करने के बाद, इसको नहर के माध्यम के द्वारा जो राजा और राज के दरबार के अंदर इसको ले जाए प्रयोग में लाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्न विशेष के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता है और जिसे धार्मिक केंद्र में शहरी केंद्र के रूप में अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो जलाशयों के रूप में जल संबंधी उसकी संरचनाओं पे जिसका नाम लिया जा सकता है, जिसको हिरिया नहर के रूप में माना जा सकता है, और यह तुंगभद्रा के बने बांध से पानी इसमें से ले जाया जा सकता था। और आज भी इसे धार्मिक केंद्र के रूप में, शहरी के रूप में जो विस्थापित रूप है वो दिया जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान इसका माना जा सकता है। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। इसका जो मुख्यतः जो निर्माण कार्य के अंदर जब बात की जाती है तो संगम वंश के द्वारा इसका निर्माण कार्य वो माना जा सकता है। किलेबंदी और सड़क। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन निरीक्षण करें, हम इस विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालें जिसे उन्हें घेरा और बनाया गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट बेरजक या दूत अब्दुल रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख है वो किया। तो अलग अलग जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन समय काल के अंदर जो महल या राजा के उसकी किलेबंदी है वो घेराबंदी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण की जाती थी। और किलेबंदी या घेराबंदी करने का मुख्य कारण उसका बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना वो माना जा सकता था।
तो जिस तरीके से इसकी दीवारों और किलाबंदी के माध्यम से इसको घेरा गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। और 15वीं शताब्दी के अंदर फारस के शासक कालीकट के द्वारा राजदूत को अपने राजदूत अब्दुल रज़ाक को किलेबंदी से बहुत प्रभावित होने के बाद उसकी उसकी जो दुर्ग या किले की जो विश्लेषण है वो पंक्तियों के माध्यम से उसका उल्लेख है वो किया गया। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों और जंगलों को भी घेरा गया था, जिसमें से भारी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों में आपस में जोड़ी हुई थी। तो जिसको शहर को जो कृषि युक्त आसपास के क्षेत्रों और जंगलों से भी घेरा गया था, और सबसे जो भारी दीवार जो बनाई की जो बाउंड्री होती थी उसको पहाड़ियों के आसपास, चारों दीवारों के आसपास उसको जोड़ने के लिए यह प्रयुक्त है वो किया जाता था। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सूंडाकार आकार की होती थी, जिससे हाथी का सूंड एक की शक्ल में इसको शेप है वो बनाई गई थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसको जॉइंट करने के लिए किसी भी तरीके से गारे का प्रयोग है वो नहीं किया गया है। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। तो इसकी निर्माण श्रृंखला की जो विशेषता है वो काफ़ी अलग टाइप की हम देखे जा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके से इसको जोड़ने या प्रयोग करने के लिए गारा, सीमेंट या न जो केमिकल का प्रयोग है वो नहीं किया गया, और जिसमें से सूंडकार के उसको बनाए रखने के लिए बनाया गया है। और दीवारों के अंदर के भाग के अंदर मिट्टी और बलमे के से बना हुआ जो मिश्रण है वो बनाया गया, और वर्ग और आयताकार बुर्ज है वो बाहर की ओर निकले हुए हैं। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें खेतों को भी घेरा गया है। तो इसमें जो किले के अलावा जो अन्य खेतों को भी किलेबंदी के रूप में घेरा गया है। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत बगीचे और आवास है। और पेश कहता है कि इस पहली परिधि में शहर में प्रवेश करने की तक की दूरी बहुत है, और जिसमें खेत और वहाँ के धान उगाते हैं और कई ध्यान है जो बहुत जल्द जो 2 झीलों से लाया जाता है। तो मुख्यतः जो निर्माण शैली के अंतर्गत इसको जो प्रयोग है वो काफ़ी जो लेयर बनाई गई है वो दीवारों तक इसको खेतों, बगीचों सभी को इसको समायोजित है वो किया गया है। और परिधि के आसपास दूर तक बहुत सारे खेत और धान या खेती करने के लिए या जो बाग बगीचे वो लगाए थे, और जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो जल को 2 झीलों के अंदर पानी है वो उसके अंदर ले जाए वो जाते थे। यानी पानी की व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी, और यानी कि युक्तिपरक रूप से इसको प्रयोग है वो बनाया गया था। इन कथनों की आज के पुरातात्विक द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्रों के बीच में कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचा जा सकता था, जिसमें तुंगभद्रा जल है वो लाया जाता था। तो ये प्रणाली जिस प्रक्रिया अपनाई गई थी और जिसके माध्यम के द्वारा किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि जुताई जो साक्ष्य या एविडेंस मिले उनके माध्यम से ये व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम के द्वारा यहाँ से जो सिंचाई व्यवस्था थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में उसको प्रयोग में लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों में किलेबंदी भूभाग में क्यों समाहित किया जाता है? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष की खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। यह घेराबंदियाँ कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल नगरों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। तो जिन कृषि बंदी और जो कृषि कार्य से संबंधित भूभाग को जो शामिल है वो जिस तरीके से किया जाता था, जिसके अंदर माध्यम जो उद्देश्य उनका होता था मोटिव रूप से जो खाद्य सामग्री से जो वंचित ना होने के लिए उनको माना जा सकता है। और यह जो घेराबंदी थी कई महीनों तक और कई वर्षों तक चलती रहती थी, और जिसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां अपनाई जाती थी जिसके माध्यम के द्वारा अन्नगारों का निर्माण है वो करवाते थे। यानी कि जो भंडारण की क्षमता थी वो काफ़ी विशाल मात्रा में यहाँ की जाती थी, और सबसे अधिक मात्रा में कृषि भूभाग को बचाए रखने के लिए जो योजना और व्यापक नीति वो जो प्रतिरूप है इसका निर्माण कर है वो किया जाता था। तो महत्वपूर्ण रूप से उसकी जो प्रणाली और संरचना अपनाई जाती थी वो उसके अंदर नियोजित तरीके से ये विशेषता अपनाई जाती थी।
दूसरी किलेबंदी नगरीय क्षेत्र केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंचाई से घेरा गया था। यानी कि जो नगरीय व्यवस्था थी वो आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। और तीसरा शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इमारतों को दूर ऊंची इमारतों से इसको घेरा गया था, ताकि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो अच्छी तरीके से की जा सके। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशेष स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को नियंत्रित करते थे। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क में हुआ था। जिस तरीके से ये दुर्ग को जो प्रवेश द्वार जिस तरीके से माना जाता है, वो मेन मुख्य सड़क से इसको नियोजित है वो किया गया था। और काफ़ी जो स्थापत्य के जो नमूने हैं वो प्रवेश द्वार से संबंधित है वो माने जा सकते हैं, जिसके अंदर जो स्थापत्य कला है वो तुर्की सुल्तानों के द्वारा जो बनाए गए कुबंद होते थे उसमें उसकी चित्रकारी है वो देखी जा सकती है। और हिंदी और इस्लामों से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो स्थापत्य परंपराएं इसके साथ संपादित की गई थी उसका विश्लेषण है वो देखा जा सकता है। यानी कि इस्लाम और हिंदुस्तान की मिली जुली जो परंपरागत विशेषता है वो देखी जा सकती है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और बाहर से आने जाने वाले सड़कों का अध्ययन किया। उनकी पहचान प्रवेश द्वारों के द्वारा होने वाले रास्तों के अनुरेखण और फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई थी। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी और उनके दोनों ओर बाजार थे। यानी कि सुनियोजित तरीके से एक जो विशेषता प्रणाली बनाई गई थी उसको प्रवेश द्वार से लेकर और आगे की जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो देखी जा सकती है। शहरी के अंदर की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य वो मिलते हैं। यानी कि शहरीकरण के कम जो साक्ष्य वो देखे जा सकते हैं। जिन स्थानों जिसमें शहरी के अंदर का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई जाती है। उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीरी व्यापारी रहते थे। जो चीनी मिट्टी के माध्यम से उनके द्वारा जो परिकल्पना की जाती है उसमें व्यापारी लोगों का माना जा सकता है। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मुकरबों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य थे। यहाँ भी उनका स्थापत्य एमपी में लिए मंदिरों के महामंडलों में स्थापत्य से मिलता जुलता है। तो जो शैली हम देखी जा सकती है जिसके अंतर्गत इन स्थापत्य का जो निर्माण कार्य वो मंडलों के स्थापत्य कला से मिलता जुलता वो माना जा सकता है। सामान्य लोगों के आवासों जो वास्तव में नहीं है को 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस तरह वर्णन वो करता है। लोगों के अन्य आवास से छुप गए हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कुछ खुले स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित वो किया गया है। तो जिन आवासों के माध्यम से पुर्तगाली यात्री बरबोसा के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है उसके अंदर आवासों के छप्पर और उसकी व्यवसायों से संबंधित जो खुले स्थानों और लंबी गलियों के रूप में उसको व्यवस्थित या वर्णित है वो अपनाया गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदाय जो संभवतः विभिन्न संप्रदाय तक सुरक्षित थे तेरे प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों को यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संबंधित सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य वो करते हैं। तो काफ़ी जो महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के माध्यम के द्वारा जो पूजा स्थल और अन्य मंदिरों का जो संप्रदाय के बारे में जो अलग अलग स्थान है वो दिया जा सकता है, जिसमें अलग अलग समुदाय के जो संरक्षण है वो प्रदान है वो किया गया था। और इसके अंतर्गत कुएं और बरसाती पानी के जलाशय का निर्माण भी वो निवासियों के पानी के स्रोत का मुख्य जो सोर्स है वो माने जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।